एक बात बताओ, तुमने देखा है कि हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं जिसमें हम पर कैपिटा इनकम, आप देखते हो ना, पर कैपिटा इनकम देखते हो, उससे क्या पता चलता है? उससे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, एवरेज इनकम का पता चलता है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इस देश की पर कैपिटा इनकम अगर इतनी है तो ये देश जो है अमीर है, गरीब है। तो ठीक उसी तरह से अगर एक मूविंग एवरेज पता चल जाए किसी स्टॉक की, तो आपको डायरेक्शन भी पता चल सकता है कि ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। तो अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो। इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को आपको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, आप राइट लेफ्ट टर्न लेते हैं तो इंडिकेटर ऑन करते हैं और इंडिकेटर बताता है कि सामने वाले जो आपके गाड़ी के पीछे होता है उसे बताता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं ताकि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, ऐसा ही। तो ठीक उसी तरह से आप मार्केट को क्या कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। मार्केट को चेस कर रहे हैं ना आप, तो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ जाने वाली है? आप इंडिकेटर की मदद लेंगे। अब ये इंडिकेटर ना दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। तो जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में आपको मार्केट के डायरेक्शन में, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने से पहले बता देते हैं कि मार्केट डायरेक्शन चेंज करने वाली है। दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अब लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट के डायरेक्शन चेंज होने के बाद आपको बताते हैं डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो अब सबसे पहला जो इंडिकेटर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका नाम है मूविंग एवरेज। अब सबसे पहले समझाता हूं मूविंग एवरेज क्या होती है, ठीक है, और फिर समझाऊंगा सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है। देखो हमने बचपन में एवरेज पढ़ा है ना, बहुत सिंपल सा, शायद सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। अब ये एवरेज क्या होता है, इसी तरह से ना एक एवरेज होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 40 रुपए। तो हम देखेंगे जितने भी लोगों के पास टोटल अमाउंट है उसको हम नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पैसा हमारे पास कितना है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह से ना जो स्टॉक होता है ना, उसकी जो मूवमेंट होती है और मूवमेंट के बाद उसकी जो क्लोजिंग होती है उससे हम निकालते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब अगर हम 5 दिन का निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 दिन का एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, 10 दिन का निकाल लेंगे, 15 दिन का निकाल लेंगे। अब एवरेज प्राइस से हमें पता क्या चलेगा? एक बात बताओ, तुमने देखा है कि हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं जिसमें हम पर कैपिटा इनकम, आप देखते हो ना, पर कैपिटा इनकम देखते हो, उससे क्या पता चलता है? उससे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, एवरेज इनकम का पता चलता है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इस देश की पर कैपिटा इनकम अगर इतनी है तो ये देश जो है अमीर है, गरीब है। तो ठीक उसी तरह से अगर एक मूविंग एवरेज पता चल जाए किसी स्टॉक की, तो आपको डायरेक्शन भी पता चल सकता है कि ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। आप समझ पा रहे हैं? तो मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ती है इस तरह से। तो ये एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है। अब मूविंग एवरेज दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पर इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए सिंपल मूविंग एवरेज में ना ओल्ड डेटा को यूज करके निकाला जाता है और जो ईएमए है इसमें न्यू डेटा का यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको बोलूं न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स न्यू। तो न्यू डेटा पे काम करने की वजह से मुझे ईएमए ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा एक्यूरेट लगता है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा मैंने बताया मूविंग एवरेज क्या होती है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस। तो मान लेते हैं एक दिन कोई XYZ स्टॉक है, इसका क्लोजिंग हुआ 104 रुपए पे, दूसरे दिन इसका क्लोजिंग हुआ 103 रुपए पर, तीसरे दिन इसका क्लोजिंग हुआ 105 रुपए पर, चौथे दिन इसका क्लोजिंग हुआ 107 रुपए पर, पांचवें दिन इसका क्लोजिंग हुआ 105 रुपए। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये टोटल कर लेना है, 524 आ गया। अब इसे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना है 5 से। नमस्कार दोस्तों,
क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो 104 रुपए 80 पैसे आ गया। अब 104 रुपए 80 पैसे क्या है? 5 डे का EMA 104 रुपए 80। अब ये आपको क्या बता रहा है कि 5 दिन का एवरेज क्लोजिंग प्राइस ही है, ठीक है। अब यहां पर ये 5 दिन की जगह 10 दिन भी हो सकता था, 20 दिन भी हो सकता था और 50 दिन भी हो सकता था, 100 दिन भी हो सकता था ना। तो इस तरह से EMA निकालते हैं। अब ये EMA निकालने की जरूरत नहीं है, रेडी टू यूज आपको मिलता है इंडिकेटर के तौर पर, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पर सवाल ये उठता है कि ये 5 EMA आपको बता क्या रहा है? तो EMA आपको बताता है ट्रेंड के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। इन तीनों के बारे में आपको कौन बताता है? EMA बताता है। आ रहा है समझ में? अब EMA का यूज आप 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप जब काम करते हैं तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की जरूरत इंट्राडे में पड़ेगी और डिलीवरी में पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी ना। तो सबसे पहले मुझे इंट्राडे में अगर ट्रेंड ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है तो मैं EMA का यूज कैसे करूंगा, और अगर पोजिशनल यानी कि डिलीवरी में मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा। ये दोनों चीजें मुझे देखनी है। अब यहां पर अगर मुझे इंट्राडे में EMA का यूज करना है तो मैं यूज करूंगा 5 डे का EMA, और इसका जो टाइम फ्रेम होगा ना दोनों के लिए, मैं 1 डे चार्ट पर इसको यूज करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 डे चार्ट पर ही इसका यूज किया जाएगा, इंट्राडे में भी पोजिशनल भी, ठीक है। डिलीवरी में अगर मुझे यूज करना है तो मैं 5, 20 और 30 डे का EMA यूज करूंगा, ठीक है। अब कैसे यूज करूंगा ये भी समझ लो। ये लिख लिया सबने? अभी तक यहां पे क्लैरिटी है? अब मान लेते हैं मैं इंट्राडे में यूज कर रहा हूं, तो इंट्राडे में ना अभी हमने एक एग्जांपल समझा था जिसमें जो EMA 5 आ रहा था वो आ रहा था ये, करेक्ट है। अब सोचो कि इसका यूज मैं कैसे करूंगा। डेली चार्ट पर जब ये लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आपको सामने नजर आएगी, ठीक है। और ये चेंज भी होती रहेगी, जैसे प्राइस अप मूव जाएगा डाउन मूव जाएगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो आपको ये किस पे देखना होता है? करंट कैंडल पे, यानी इसे बैक टेस्ट नहीं करते, इसे करंट कैंडल पे वैल्यू को चेक करते हैं। अभी ये करके दिखाता हूं, समझ में आएगा, पर अभी समझने के लिए कि इसका यूज कैसे करना है। अब मान लेते हैं कोई शेयर है XYZ और इसका प्राइस चल रहा है 106 रुपए, अभी करंट प्राइस ही है। तो EMA 5 क्या है? 104 रुपए 80 पैसे। XYZ शेयर का प्राइस कितना है? 106। तो पता है सबसे पहला ये क्या बता रहा है? ट्रेंड के बारे में, कि इसका ट्रेंड बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि ये इसके ऊपर चल रहा है। तो यहां पर समझो, अगर EMA 5 के अबव स्टॉक चल रहा है तो ये बुलिश होगा, और अगर EMA 5 के नीचे स्टॉक चल रहा है तो ये बेरिश होगा। ये लिख लो। अब मान लेते हैं XYZ स्टॉक का प्राइस चल रहा है 103 रुपए, तो ये 104 रुपए 80 पैसे के नीचे है या ऊपर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉक का प्राइस क्या हुआ? बेरिश हुआ। आ रहा है समझ में? तो अगर स्टॉक EMA 5 के नीचे चल रहा है तो वो स्टॉक बेरिश माना जाएगा, ऊपर चल रहा है तो बुलिश माना जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हो गई ना आपकी इससे, बहुत सिंपल है। अब ये तो हो गया ट्रेंड का, आपको पता चल गया। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक 103 रुपए पर चल रहा है, ये ध्यान से समझिएगा। 103 से ना स्टॉक ऊपर चला जाता है इंट्राडे में, 104 रुपए 80 पैसे के ऊपर काम कराने लगता है।
तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये ब्रेकआउट होगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यानी इंट्राडे में वो स्टॉक आपकी आंखों के सामने बुलिश हो जाएगा। दोबारा समझिए, स्टॉक का प्राइस है अभी 103 रुपए, तो अभी तो बेरिश है ना ये, पर इंट्राडे में ही जैसे ही स्टॉक का प्राइस 103 रुपए से 104 रुपए 80 पैसे के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या माना जाएगा, ब्रेकआउट। दूसरा केस समझिए, स्टॉक का प्राइस चल रहा है मान लेते हैं 106 रुपए, अब 106 से स्टॉक नीचे आता है और 104 रुपए 80 पैसे को नीचे ब्रेक डाउन देता है और 1-2 मिनट सस्टेन कर जाता है, शाबाश। तो इसे क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन। आ रहा समझ में? तो इंट्राडे में इस तरह से आप काम कर सकते हैं। दूसरा, अब मान लेते हैं आपको पोजिशनल काम करना है 2 दिन से 10 दिन तक, तो स्टॉक को सुपर स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी करोगे या सुपर बेरिश होना पड़ेगा तभी। देखो, 2 तरह के ट्रेड नॉर्मली एक ट्रेडर कंसिडर करता है। पहला बुलिश ट्रेड। बुलिश ट्रेड में वो देखता है कि भाई 5, 7, 10 दिन के लिए मुझे कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए जिसमें एक बड़ा टारगेट मिल जाए, या फिर बेरिश ट्रेड जिसमें वो सोचता है कि 5-7% की डाउनसाइड मुझे मिल जाए स्टॉक में और मेरा काम बन जाए। तो ये चीजें कब होती हैं 5-7% के लिए, जब आप काम करते हो तो आपको ये देखना होता है कि जो स्टॉक है वो सुपर बुलिश है या सुपर बेरिश है क्लोजिंग बेसिस पर। तो अब यहां पर जब भी डिलीवरी में कोई स्टॉक लिया जाता है तो वो 2-4 घंटे के लिए थोड़ी लेते हो आप, वो तो 4, 5, 10, 20 दिन के लिए लेते हो। तो आपको ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि अब इसका जो ट्रेंड है ना वो एकदम बेरिश हो चुका है या एकदम बुलिश हो चुका है, तभी आपको वो कन्विक्शन आएगा। तो आपको ये चेक करना है कि जो 5 दिन, 20 दिन और 30 दिन की EMA है, तीनों को काटकर स्टॉक ऊपर सस्टेन कर जाए। यानी कि अगर इन तीनों के ऊपर चल रहा है तो स्टॉक क्या होगा, और अगर इन तीनों के नीचे कोई स्टॉक निकल जाए तो क्या होगा। इसका यूज करना है सर इंट्राडे के चार्ट पर, और सेम डे ये डिसीजन आप ले लेंगे। कैसे लेंगे मैं अभी दिखाता हूं, पर यहां पर कंसेप्ट आपको समझाना सबसे पहला मेरा काम है। तो आप ये बताइए कि ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये आपको देखना है। ये देखिए, ये टेक्निकल चार्ट है, हम यहां पर जाएंगे। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा है, पहले आप चेक करो। अब डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा बिटकॉइन। तो सॉरी, यहां पे सबसे पहले मुझे इंडिकेटर सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, EMA। यहां पर मैं EMA टाइप करूंगा। देखिए, ये EMA है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैंने टाइप कर दिया। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट ये EMA किसका आ रहा है, 9 आ रहा है ना। इसको 9 को आपको करना है 5, क्या करना है, 5 करना है। 5 कर दिया। अब ये स्टाइल में जाएंगे, यहां पर इसको थोड़ा थिक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, कलर सेलेक्ट करना है, यहां से कर लेना, ओके कर दिया मैंने। अब ये आप देख पा रहे हैं। अब सिंपल सी एक चीज देखिए यहां पर कि जब मैं यहां पर कर्सर रखता हूं तो मुझे करंट वैल्यू नजर आ जाती है। अब मैं बिटकॉइन में आपको चेक कराता हूं। अब ये बिटकॉइन है, ठीक है। अब ये बिटकॉइन आप देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको डेली चार्ट पर देखना है। अब डेली चार्ट पे जब आप देख रहे हो तो आप जब यहां पर कर्सर रख के जाते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो बिटकॉइन है इसका 5 EMA की वैल्यू क्या है। नजर आ रहा है सबको, क्या वैल्यू है, 1,06,252। तो क्या नजर आ रहा है, 1,06,252, यही नजर आ रहा है सबको। तो ये इसकी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू है फॉर 5 डेज। अब मुझे इंट्राडे में अगर ये करना है तो मुझे ये करंट कैंडल पे देखना पड़ेगा। अब करंट कैंडल जो है वो यहां पर है, देखो इससे बड़ा मैजिक दिखा नहीं सकता मैं तुमको,
मतलब अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इससे बड़ा मैजिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कुछ हो सकता है। कैसे? आज जो बिटकॉइन है उसका जो हाई है वो 5 EMA को काट नहीं पाया ऊपर, और वहीं से नीचे आगे आप देख सकते हो। और बड़ा कर देता हूं उसको, ये देखो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर EMA 5 के नीचे कोई स्टॉक होता है या कोई भी स्क्रिप्ट होता है तो वो बेरिश होता है, और जब उसके ऊपर चला जाएगा तो वो बुलिश हो जाएगा। तो क्या बिटकॉइन इसके ऊपर गया? उसी रेजिस्टेंस को फेस करके पूरे दिन नीचे काम कर रहा है। अब यहां पर आपका एक एनालिसिस, आपकी एक लर्निंग क्या होनी चाहिए कि जब तक आप सोचो कि मैं सबसे पहला डिसीजन ये लूंगा कि मुझे कुछ भी खरीदना है या कुछ भी नहीं खरीदना, तो जो मेरा खरीदने का डिसीजन होगा वो तो कंप्लीटली ट्रेंड पे डिपेंड करता है ना। अगर मुझे ये पता है कि जो मैं खरीदना चाह रहा हूं वो बेरिश है, तो क्या खरीदकर पैसा बनेगा? बेचकर बनेगा। अब यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि आप इस डिसीजन को कैसे ले सकते हैं। आपके लिए ये इतना अच्छा काम कर रहा है कि अब आपको समझ में आएगा कि बाय का ट्रेड अगर बनेगा तो किस लेवल पर बनेगा, बाय का ट्रेड अगर मुझे लेना है तो कब लेना चाहिए। ये सारी चीजें कौन बता रहा है आपको? EMA 5 बता रहा है, वो भी इंट्राडे वालों के लिए। तो अब एग्जांपल के तौर पर ये मान लो कि अगर इसका प्राइस 1,07,000 होता तो क्या यह बेरिश होता या बुलिश होता? बुलिश होता। तो जब कोई भी चीज बुलिश है तो वहां पर सेलिंग करनी चाहिए, क्या बाय करना चाहिए। और ये काम आपके लिए EMA कर रहा है। कितना आसान कर दिया आपके लिए, आ रहा है समझ में?